Hello everyone. The Finance Minister today announced the third tranche of announcements for economic reforms under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Today's announcements were related to agriculture and allied activities like fisheries and aquaculture, animal husbandry and dairy, and also food processing. There were 11 measures announced जिसमें 8 allocation for capacity building and infrastructure पे फोकस थे और 3 गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर थे. इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा या इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि किस सेगमेंट को किस स्कीम के द्वारा कितना पैसा एलोकेट हुआ या क्या सुविधाएं दी गई. ये मटेरियल पीआईबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है और इस डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के द्वारा उपलब्ध भी करवा दूंगा. आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उनमें कई ऐसे टर्म्स हैं जो या तो इकोनॉमिक हैं या टेक्निकल हैं, जिनको या जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, so that you understand better and are able to analyze these reforms with more information. तो अगले कुछ समय में मैं आपको उन सभी इकोनॉमिक टर्म्स या टेक्निकल टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा. इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ें तो सबसे पहला स्लाइड जो है वो इसके पहले हुए अनाउंसमेंट्स की एक समरी है जिसमें फिर से वही वर्किंग कैपिटल वगैरह का जिक्र है. आगे बढ़े तो एग्रीकल्चर को लेकर एक एडिशनल स्टेप है जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी की चर्चा है. एमएसपी है क्या? एमएसपी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन प्राइस. इट इज़ द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट बाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स. मान लीजिए कि आप एक फार्मर हैं, आप एक किसान हैं और आपने खेती की, गेहूं उगाया जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है, इस स्लाइड में दिख रहा है, और आप उस गेहूं को मंडी ले गए बेचने के लिए. मार्केट में उस दिन डिमांड सप्लाई का ऐसा मिसमैच हुआ कि प्राइस जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया. तो जब आप बेचने गए तो आपके कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुए. इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवीन करेगी और आपसे एक मिनिमम प्राइस पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया हुआ है, उस पे वो सारा गेहूं आपका खरीद लेगी. दिस इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि मार्केट की वजह से हुए प्राइस फॉल से फार्मर को बचाता है. सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट एमएसपी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस. नाउ व्हेन यू रीड दिस slide or you go through the slide or you study the slide or presentation and the reforms henceforth, you'll be able to understand these reforms at a better position. आगे बढ़े तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक स्लाइड है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि एक ऐसा ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है जो कि प्रोडक्शन एंड केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स में डील करता है. ठीक है, इसलिए फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स. तो दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज दैट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स रिलेट्स टू एनिमल हस्बेंड्री. आगे बढ़े तो फिशरीज़ आता है. आपको लग रहा हो कि मैं फिशरीज़ क्यों बता रहा हूँ. आप नीचे देखें तो एक्वाकल्चर भी हाईलाइट किया हुआ है. तो फिशरीज़ और एक्वाकल्चर में ये फ़र्क है कि फिशरीज़ इज़ रियरिंग ऑफ फिश, सोनली फिश एंड नथिंग एल्स. एक्वाकल्चर इज़ रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ बोथ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. कोई भी एक्वाटिक एनिमल हो या कोई भी एक्वाटिक प्लांट हो, अगर उसकी रेयरिंग हो रही है, अगर उसका कल्चर हो रहा है, इट विल बी कॉल्ड एक्वाकल्चर. लेकिन अगर सिर्फ फ़िश की बात हो रही है तभी वो फिशरीज़ है. एक और जो टर्म है जो सामने आया वो है सैनिटरी इंपोर्ट परमिट्स. तो ये होता क्या है, SIPs होते क्या हैं? Sanitary Import Permit is a document issued by Section 3A of the Livestock Importation Act of 1898. It authorizes import of livestock and livestock products. Why? To prevent import of exotic diseases. Exotic disease वो disease होता है, कोई भी चीज़ exotic है इसका मतलब कि वो वहाँ की नहीं है, कहीं बाहर से आई है. ठीक है, किस तरह से होता है ये? इट रिक्वायर्स द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू गेट अ सर्टिफिकेट साइंड बाय इट्स ऑफिशियल वेटेरिनेरियन स्टेटिंग दैट द लाइफ स्टॉक एक्सपोर्टेड इज हेल्दी एंड नॉट डिजीज्ड. जिस देश से आप वो लाइफ स्टॉक, आप वो पशुधन को इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस देश का एक ऑफिशियल वेटेरिनेरियन होगा जो कि एक सर्टिफिकेट साइन करके देगा, ऑफ कोर्स आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, कि जो कुछ भी ये पशुधन एक्सपोर्ट होने वाला है, जो कि यहाँ इम्पोर्ट होने वाला है, उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं है और वो हेल्दी है. तो ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट होता है
जो सेक्शन 3A ऑफ लाइव स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट है 1898 का, उसके अनुसार ये बनाया गया है। तो जब तक आपके पास ये परमिट नहीं होगा, ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक आप किसी भी लाइव एनिमल को इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो श्रिम्प ब्रूड स्टॉक के बारे में बात हो रही है। श्रिम्प होता क्या है? श्रिम्प मछली नहीं होती। श्रिम्प आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेज। हिंदी में झींगा कहते हैं, झींगा मछली। एक्चुअली ये मछली या फिश नहीं होते, दीज आर एक्वेटिक क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस बोलो तो इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, ब्रूड स्टॉक मैच्योर इंडिविजुअल्स को कहते हैं विच आर यूज फॉर ब्रीडिंग इन एक्वाकल्चर। ठीक है, तो एक्वाकल्चर में जो मैच्योर इंडिविजुअल्स को ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है ताकि नया बैच प्रोड्यूस हो सके, बन सके, उनको ब्रूड स्टॉक कहा जाता है। आगे बढ़ें तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें हुई। इसमें एक शब्द था लॉजिस्टिक्स। अब फिर से बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए लॉजिस्टिक्स इज़ सिंपली द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एग्रीकल्चर में लॉजिस्टिक्स कहाँ काम आएगा? आपने खेतों में जब फसल उगाई, उसको जब आप मंडी में बेचने जाते हैं तो बीच में जो ट्रांसफ़र करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मैकेनिज़्म है उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। आगे बढ़े तो ये एक नया टर्म हमें दिखा, दिस इज़ फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। फार्म गेट होता क्या है? फार्म गेट मीन्स जस्ट आउटसाइड द फार्म, खेत के ठीक बाहर। ठीक है, एक और चीज़ है फार्म गेट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब है किसी फार्म प्रोड्यूस का वो प्राइस जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदे तो पड़े। अगर किसी प्रोडक्ट का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का फार्म गेट प्राइस निकालना है तो उसके फाइनल प्राइस से मार्केटिंग कॉस्ट्स माइनस कर दीजिए। अब आते हैं फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटीज़ हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे खेतों के ठीक बाहर या एज क्लोज एज पॉसिबल अगर कोई गोडाउन या कोई कोल्ड स्टोरेज या मंडी की व्यवस्था हो पाए तो उसे फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा माना जा सकता है। तो इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो कम होगा, टाइम बचेगा, और टाइम गैप की वजह से जो खाद्य सड़ जाते थे, बर्बाद हो जाते थे, नहीं होंगे। दैट इज़ फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाएगा और क्या मैकेनिज़्म होगा, तो इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से अब इसे समझ पाएंगे। आगे बढ़ें तो ये माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के बारे में बात हो रही है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। बैन पीरियड सपोर्ट क्या होता है? अब देखिए, मत्स्य संपदा योजना के अंदर आता है और फिशरमैन के लिए है ऑब्वियसली। बैन पीरियड सपोर्ट होता क्या है? ठीक है, तो फिशिंग इंडस्ट्री में आजकल या पिछले कुछ सालों से ब्रीडिंग सीजन के वक्त फिशिंग करने पे बैन लगा दिया जाता है। इट इज़ अ फिशरीज मैनेजमेंट मेजर, जिससे ओवर फिशिंग को रोका जा सके ताकि सस्टेनेबल फिशिंग हो पाए। तो फिर इस बैन पीरियड में मछुआरे या फिर कोई फिशिंग कंपनी क्या करे, कहाँ से लाइवलीहुड कमाए? भारत में पहले ये बैन पीरियड 45 दिन का होता था और सरकार इन्हें 5,000 रुपये कंपनसेशन के तौर पे देती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 61 दिन कर दिया गया, पर कंपनसेशन वही है। तो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट फिशरमैन को अर्निंग्स लॉस के कंपनसेशन के लिए दिया जाता है, उसे बैन पीरियड सपोर्ट कहते हैं। आगे बढ़े तो नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर कुछ चर्चाएं हुई और अनाउंसमेंट्स हुए हैं। इसमें 2 डिजीज़ की चर्चा है, फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड ब्रुसेलोसिस। ठीक है, तो फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में पहले जान लेते हैं। नाउ फुट एंड माउथ डिजीज़ इज़ और FMD इज़ अ वायरल डिजीज़। ये एक हाईली सीवियर, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है, जिसमें कैटल के माउथ और फुट में रैशेज़ आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। फीवर, लेस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, भूख नहीं लगना, वेट लॉस, ये सभी इनके सिम्टम्स हैं। जिस वायरस से FMD होता है वो पिकोरना वायरस है, जो एक RNA वायरस है अपने कोरोना वायरस की तरह, और ये मैमल्स और बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। ब्रुसेलोसिस दूसरी तरफ एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो ब्रुसेला नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसमें कैटल का मिसकैरिएज हो जाता है या काफ वीक पैदा होता है, इसलिए इसको कंटेजियस अबॉर्शन भी कहते हैं। आगे बढ़े तो हर्बल कल्टीवेशन को लेकर भी बातें हुई, बी कीपिंग को भी लेकर कुछ बातें आई। बी कीपिंग इज़ नथिंग बट एपीकल्चर, जिसको कहते हैं रियरिंग ऑफ बीज, इज कॉल्ड एपीकल्चर और बी कीपिंग। इसमें एक टर्म आया न्यूक्लियर स्टॉक। अब न्यूक्लियर स्टॉक क्या होता है?
बी कीपिंग या एपीकल्चर में जब किसी बड़े छत्ते से एक छोटा टुकड़ा निकालकर अलग किया जाए और उसमें क्वीन और कुछ वर्कर बीज हों, उसे न्यूक्लियर स्टॉक कहा जाता है। ये न्यूक्लियर स्टॉक या हाइव ही फिर बड़े हाइव्स में तब्दील हो जाता है समय के साथ। आगे बढ़े तो टॉप टू टोटल की चर्चा हुई। टॉप जहाँ पे टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो का एक्रोनिम है और ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर में आता है। इसको लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की बात हुई और इस एक्ट के बारे में जो कुछ भी आपको जानना है वो इस स्लाइड में ही मौजूद है। आप इस स्लाइड को ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़े तो ई ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की भी चर्चा हुई। ई ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ई नैम से ताल्लुक़ रखता है। ई नैम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और बाकी के ई कॉमर्स साइट्स की तरह ही फूड ग्रेन्स का अलग से एक ऑनलाइन स्टोर या मार्केट प्लेस बनेगा, जहाँ पे किसी भी स्टेट का फार्मर किसी भी स्टेट के बायर को आराम से अपना फूड ग्रेन्स खरीद और बिक्री कर सकता है। सो दीज वर ऑल द terms and concepts that were presented today and that came forward today, surfaced today, while those announcements were being made about the economic reforms under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So I hope you understood all these terms and concepts. Now when you read or study those slides and presentation and the entire economic reforms that are going on right now, the announcements that are going right now, you will be better able to understand whatever is going on, and you will be able to analyze whether it is happening for the good or not, who it will affect, who it will not affect, and how much will the effect be. So this is the entire purpose of making these videos, so that you can understand these technical terms, and then when you listen to that speech or watch this presentation, it is easier for you to understand, to comprehend whatever is being announced. So for now, I'm signing off. Let's wait for the next tranche. Today we got to know that there will be 2 more such announcements, 2 more days of such announcements. Let's see what more comes in, and we'll study and research and get to know accordingly. So thank you so much. Have a very good day.